जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के सोलर पावर्ड यूएवी ने प्राप्त किया एक नया माइलस्टोन। इंडियन नेवी के मिग-29 के फाइटर को हाइड्रोलिक फेलियर के कारण करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। तेजस मार्क 2 होगा मार्च 2026 में रोल आउट। इंडोनेशिया और भारत ब्रह्मोस की डील फाइनल करने के बेहद करीब। और इसरो के मंगलयान 2 मिशन में रोबोटिक कार और हेलीकॉप्टर्स जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज भी रहेंगी शामिल। आइए देखते हैं कैसे एआई और रोबोटिक्स बढ़ा रहे हैं भारतीय सेना की ताकत। कैसा होगा युद्ध का नया चेहरा। विटनेस द रेवोल्यूशन ओनली ऑन द डिफेंस स्क्वाड सुपर ऐप। डाउनलोड नाउ। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, तो इनके द्वारा विकसित किए जा रहे हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म ने एक और नए माइलस्टोन को प्राप्त किया है। और वो माइलस्टोन यह है कि अपनी उड़ान परीक्षणों के हिस्से के तौर पर एनआरटी के हैप्स प्लेटफॉर्म ने 26,000 फीट की ऊंचाई पर 27 घंटों तक लगातार उड़ान भर के एक नया बेंचमार्क बनाया है। और भारत में डिजाइन और डेवलप किए गए किसी भी यूएवी के लिए यह अभी तक का सबसे बड़ा एंड्योरेंस रिकॉर्ड है। बाकी जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जो ये हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट है ये एक तरह का सोलर पावर्ड यूएवी होने वाला है। और एक सर्वेलेंस सिस्टम के मामले में ये मुख्य रूप से सैटेलाइट्स और यूएवीज के बीच के गैप को फिल करेगा। और एचएएल का जो कैट्स प्रोग्राम है तो उसमें भी इसी तरह का सोलर पावर्ड यूएवी एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। और इसका इस्तेमाल डिफेंस पर्पस और सिविलियन पर्पस दोनों के लिए किया जा सकता है। जैसे कि डिफेंस पर्पस में ये इंडियन आर्म फोर्सेस के कम्युनिकेशन सिस्टम को इन्हेंस करने तो इस तरह की भूमिका ही निभा सकता है। वहीं सिविलियन पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल रिमोट एरियाज में 4G और 5G सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किया जा सकता है। कल शुक्रवार को इंडियन नेवी के मिग-29 के फाइटर जेट को एक इमरजेंसी लैंडिंग कंडक्ट करनी पड़ी थी और जिस वजह से दावोली में गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फ्लाइट ऑपरेशंस प्रभावित हुए थे। इस मामले पर टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कल आईएनएस हंसा में लैंडिंग के समय इंडियन नेवी के फ्रंटलाइन फाइटर मिग-29K को हाइड्रोलिक स्नैक को एक्सपीरियंस करना पड़ा था और इस वजह से फाइटर जेट दावोली में गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे में सेंट्रल लाइन लाइटनिंग से टकरा गया था। और इसी वजह से जो रनवे था वो बाकी की फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए इन ऑपरेशनल हो गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि हाइड्रोलिक फेलियर के बावजूद जो मिग-29K है वो सेफली लैंड होने में कामयाब रहा और रनवे पर केवल रनवे लाइट्स को ही नुकसान पहुंचा है। बाकी फाइटर जेट या रनवे को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। और इस घटना के बाद इंडियन नेवी की तुरंत कार्रवाई के बाद से जो रनवे था वो 2 घंटे के अंदर फिर से ऑपरेशनल हो गया था। बाकी इसके अलावा एक अपडेट है तेजस मार्क 2 से जुड़ा हुआ और जिसमें उम्मीद की जा रही है कि जो पहला तेजस मार्क 2 फाइटर जेट है वो मार्च 2026 तक रोल आउट किया जाएगा और फिर 2027 तक उसकी पहली उड़ान कंडक्ट होगी। बाकी अगर आपको तेजस मार्क 2 के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज 18 मई को इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल फोर्सेज गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के तौर पर आज गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में मरून बैरे सेरेमोनियल परेड को आयोजित किया गया था। और इस परेड के रिव्यू ऑफिसर के तौर पर एयर मार्शल PK वोहरा मौजूद थे और उन्होंने सभी गरुड़ कमांडोज को उनकी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के लिए बधाई दी और साथ ही साथ बदलते हुए सिक्योरिटी सिनेरियो में स्पेशल फोर्सेस की जो स्किल्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात की गई है। बाकी सफलतापूर्वक ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाले सभी गरुड़ ट्रेनीज को उनके द्वारा मरून बैरे, गरुड़ प्रोफिशिएंसी बैज और स्पेशल फोर्सेस के टैब्स प्रेजेंट किए गए थे। और जो बेस्ट ऑलराउंडर ट्रॉफी है वो मिली है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शाश्वत राणा को। बाकी सेरेमनी के हिस्से के तौर पर गरुड़ कमांडोज ने कॉम्बैट फायरिंग स्किल, हॉस्टेज रेस्क्यू, फायरिंग ड्रिल, असॉल्ट एक्सप्लोजिव्स, ऑब्स्टेकल क्रॉसिंग ड्रिल, वॉल क्लाइंबिंग, स्लिदरिंग, रेपेलिंग और मिलिट्री मार्शल आर्ट्स तो इनको भी डेमोन्स्ट्रेट किया था। और बाकी अगर आप भी गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के फैन हैं तो squadron.in पे जाके गरुड़ कमांडोज से इंस्पायर्ड इस स्पेशल डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें और जिसमें आप विजय कूपन कोड का इस्तेमाल करके स्पेशल डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल की डील को फाइनल करने के बेहद ही करीब हैं और इसके लिए इस महीने की शुरुआत में इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख के साथ एक मीटिंग भी कंडक्ट करी थी। और वैसे भी ब्रह्मोस में इंडोनेशिया की दिलचस्पी को लेकर कई सारी रिपोर्ट्स बहुत पहले से ही देखने को मिल रही है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इंडोनेशियन नेवी की एंटी शिप मिसाइल्स वाली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। बाकी इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस वाली डील में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट्स भी डिस्कस हुए हैं। हालांकि ऑफिशियली अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ब्रह्मोस वाली डील में इंडोनेशिया को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वाला बेनिफिट मिलेगा या नहीं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का जो दूसरा मार्स मिशन है जिसका नाम रखा गया है मंगलयान 2, तो इस बार इस मिशन में कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी जिसमें अत्याधुनिक रोवर, एक रिले मार्स ऑर्बिटर, अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर
एक सुपरसोनिक पैराशूट और कुछ इनोवेटिव स्काई क्रेन, तो ये भी इसका हिस्सा रहने वाले हैं। जो स्काई क्रेन है वो रोवर को कैरी करेगी, जिसे LV-M3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। वहीं जो मार्स रिले ऑर्बिटर है उसे PSLV से लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन के साथ इसरो का प्रमुख उद्देश्य रहेगा दुनिया के उन चुनिंदा देशों के लिस्ट में शामिल होना जिन्होंने सफलतापूर्वक मार्स के सरफेस पर स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराया है। बाकी इस मंगलयान 2 को 2031 में लॉन्च करने के लिए शेड्यूल किया गया। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक जी का मानना है कि भारत को चीन के लिए बॉर्डर एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल के एक नए सेट की आवश्यकता है जिसे स्पष्टता के साथ लागू किया जा सके और हमारे सिविलाइजेशन काउंटर क्लेम्स के साथ चीन की डायनेस्टिक क्लेम्स यानी कि वंशवादी दावों को खारिज करने के लिए तर्क भी तैयार किया जा सके। उनका मानना है कि वर्तमान समय में बॉर्डर पर चीन के साथ हमारे जिस तरह के एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल्स हैं तो वो खास तौर पर चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ही फेवर करते हैं, जिसमें बाउंड्री कार्टोग्राफिक इन्वेजन के लिए कोई भी सेटलमेंट नहीं है और डिफेंस के लिए एक इनविजिबल नॉन डेजिग्नेटेड लाइन है। उनका ये भी मानना है कि चीन के साथ लगे बॉर्डर पर जो नो यूज ऑफ वेपन वाला प्रोटोकॉल है तो उसके चलते पूरी LAC के साथ हम डिसएडवांटेज में और समझौतों का उल्लंघन करते हुए बार बार चाइनीज आर्मी की घुसपैठ एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है जिसके लिए पारस्परिकता की दृढ़ भावना की आवश्यकता, फिर चाहे वो डिप्लोमेटिक या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर क्वाड के माध्यम से हो या अनमार्क्ड बाउंड्री सिचुएशन के तहत टैक्टिकल QPQ यानी कि क्विड प्रो क्यू के माध्यम से हो। और उनका मानना है कि अब ये समय है कि भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय रक्षा मंत्रालय को चीन के साथ नए तरह के एग्रीमेंट्स में एंटर होना चाहिए, क्योंकि LAC पर अभी जिस तरह के एग्रीमेंट्स हैं तो उन्हीं के चलते अभी हमारी फोर्सेस एक ऐसी लाइन को गार्ड कर रही है जो कि दिखाई नहीं देती। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के RSपुरा सेक्टर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए BSF के कांस्टेबल सीताराम उपाध्याय ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2010 में छत्तीसगढ़ में नक्सल्स का मुकाबला करते हुए SH रोहिणी चंद्र रॉय ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन कारगिल में सिपाही सुरेश कुमार डूडी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन नेवी की सर्विस में इंडक्ट होने वाले सबसे पहले फाइटर जेट्स कौन से थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।